ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं यूवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। खटीमा में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर के द्वारा कुछ दिन पहले पंतनगर यूनिवर्सिटी में उधम सिंह नगर जनपद के टॉपर बने पीयूष भट्टाचार्य को मां सरस्वती की मूर्ति भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं SS कलेर ने बताया कि उभरती प्रतिभा चाहे वह पढ़ाई के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, जिससे वह आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर सके। यूनिवर्सिटी में पहला स्थान से पहला स्थान करा, इसकी हमें खुशी हुई और हमें पूरे क्षेत्र को, इसके परिवार को बधाई देने आए, इस बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए आए। हमें इस बात की खुशी होती है हमारे क्षेत्र के, खटीमा क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़े, इसलिए इसका हौसला बढ़ाया। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उपनल कर्मचारियों ने आज 45वें दिन अनोखे अंदाज में कड़ी धूप में पुतले को PPE किट पहनाकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कर्मचारी भी PPE किट पहनकर फुटपाथ पर बैठे। वहीं PPE किट पहनी एक महिला कर्मचारी बेहोश हो गई। देखिए पूरी खबर ABPL न्यूज संवाददाता राकेश जोशी के साथ। हल्द्वानी सुशीला तिवारी के कर्मचारियों को लगभग 45 दिन हो चुके हैं हल्द्वानी तुकनिया बुद्ध पार्क में बैठे हुए 2 सूत्रीय मांगों को लेकर यह लोग जो है धरने पर बैठे हुए सरकार के खिलाफ। लेकिन वर्तमान में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज इन्होंने अनोखे अंदाज में जो है सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है पुतला बनाया कोरोना योद्धाओं का अपमान क्यों, और यहाँ पे जो है PPE किट पहनकर जो है यहाँ पे तमाम हल्द्वानी जो सुशीला तिवारी के कर्मचारी लोग हैं वो हल्द्वानी यहाँ पे डिवाइडर पे बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जिस तरीके से इन लोगों की 45 दिन से 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करा जा रहा है, लेकिन वर्तमान में किसी भी प्रकार की सरकार द्वारा कोई सूद नहीं ली गई है, जिसके चलते हुए आज तमाम जितने भी यहाँ पे सुशीला तिवारी के कर्मचारी और उपनल कर्मचारी थे वो यहाँ पे सरकार को चेताने के लिए हल्द्वानी डिवाइडर पे यहाँ पे लेट चुके हैं, यहाँ पे बैठ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगभग 45 दिन हो चुके हैं आपकी मांग को लेकर, लेकिन सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई सूद नहीं लिया, किस तरीके से आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, हम लगातार अपनी न्यायोचित मांग के लेकर धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। सरकार के द्वारा झूठे आश्वासन बार बार दिए गए, हम आपका अच्छा करेंगे, आपका अच्छा करेंगे, लेकिन हम वही कोरोना वायरस हैं जो विगत 2 वर्षों से लगातार हमने जनता की सेवा करी। आज हमें सरकार सिर्फ 2000 रुपये बढ़ाकर ये दिखाना चाह रही कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। क्या बताइए, 9-10 हज़ार या 11 हज़ार में हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं? ये बड़ी ही निंदनीय बात है। वही हम कोरोना वायरस जनता की सेवा करते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा करते हैं, लेकिन हमारी सरकार कोई सुनने वाली नहीं। बिल्कुल 45 दिन का इनका जो है समय हो चुका है धरने में बैठे हुए। आप देख सकते हैं कड़ी धूप में जो है PPE किट पहनकर यहाँ पे जो है कई महिलाओं के साथ साथ जो है यहाँ पे पुरुष बैठे। आपसे जानना चाहेंगे 45 दिन हो चुके हैं आपको, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है कड़ी धूप में PPE किट पहनने के बाद भी जो इनका शायद स्वास्थ्य जो है यहाँ पे खराब है, माता जो है यहाँ पे लेट चुकी है, लेकिन सरकार जो है किसी भी प्रकार की कोई सूद नहीं ले रही है। और यहाँ के जो जितने भी उपनल कर्मचारी और सुशीला तिवारी के कर्मचारी है, देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो है हल्द्वानी जो डिवाइडर है यहाँ पे जो है बैठकर जो है अपने अनोखे अंदाज में जो है सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई सूद नहीं ली है। इन लोगों की मांग है कि अगर जल्द से जल्द सरकार इनकी 2 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगे इनका उग्र आंदोलन जारी रहेगा। राकेश जोशी, ABPL न्यूज के साथ, हल्द्वानी। मैं गवर्नमेंट से यही मांग करना चाहूँगा, आप देख रहे होंगे हमने सिर्फ अभी 10 मिनट हमें किट पहने हुए, हमारी क्या परिस्थिति हो गई है, कितने पसीने से पानी पानी हो चुके हैं। आपने देखा है कोरोना साल को 2 साल चलते हो गए हैं राज्य में, क्या पूरे विश्व भर में। ये कोरोना योद्धा वो हैं जिन्होंने मरते लोगों को जीवन दिया है, अपने जीवन को मृत्यु की ओर ढकेला, अपने परिवार को मृत्यु की ओर ले गए, पर लोगों सरकार का और लोगों की सेवा के लिए इन्होंने जी जान लगा दी है। आज सरकार से एक उम्मीद ये लगाई थी कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा करेगी, और जहाँ तक कि हमें आश्वासन हर बार सरकार से यही मिले कि आपकी मांगे जायज़ हैं, आपका बैठना जायज़ है। हम नहीं कहते कि हमें नियमित कर दो, हम नहीं कहते कि हमें आप इतने समान कार्य वेतन, पर हमने ये कहा कि आप एक कोरोना योद्धाओं को सम्मानजनक वेतन दे सकते हैं। हमने यही गुहार लगाई सरकार से, पर सरकार ने अभी तक हमारे साथ छलावाई किया गया है। दूसरी बात, आज कोरोना योद्धा सड़कों पर बैठे, सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है, जिन्होंने सरकार की क्या, आम जनता क्या, हर व्यक्ति की ऐसे पुरजोर मेहनत करी है कोरोना काल महामारी में। सरकार से जानना चाहता हूँ, 2 साल से स्कूलों के टीचर घरों में बैठे थे, आपने उनके रातों रात 10 से 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार सैलरी कर दी है। क्या इन कोरोना योद्धाओं का 15 से 20 हज़ार वेतन बढ़ाना कोई
गुने की बात है, या वो नाजायज पैसा मांग रहे हैं, या वो नाजायज मांग कर रहे हैं। मैं सरकार से इतना ही कहूँगा, आज देखिए हम कोरोना योद्धा सड़कों पे हैं। अगर कोरोना योद्धा सड़कों पे हैं तो आने वाली तीसरी लहर के लिए मैं सरकार को चेता देना चाहता हूँ, अगर तीसरी लहर आएगी तो ये कोरोना योद्धा सड़कों पे मिलेंगे, हॉस्पिटलों में ऐसी मौतें मरेंगी जो लोग मरते चले आ रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सुशील कुमार। उत्तराखंड में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं, जिसको भाजपा 2022 विधानसभा चुनावों की तैयारी के रूप में देख रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तराखंड के सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के तमाम संभाग कार्यालयों में 2 सत्रों में हल्द्वानी, लालकुआ और कालाढूंगी विधानसभा के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। वो ये तय कर लें कि उनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है। जो अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कह रहे हैं वो है या नहीं है, और दूसरा वो ये भी तय कर लें कि ये कौन सी वाली कांग्रेस है। ये कांग्रेस वो है जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने की अपनी सीना ठोकती है, या ये वो कांग्रेस है जो पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाती है। हरीश रावत जी ने थोड़े दिन पहले कहा था कि जनरल कमर चीमा बाजवा मेरा पंजाबी परा है। उस पंजाबी परा ने मेरे उत्तराखंड के एक वीर जवान की हत्या की, उसका नाम है विपिन सिंह। आज तक हरीश रावत जी ने कभी एक आंसू नहीं बहाया विपिन सिंह के लिए। क्या उन्होंने कहा कि विपिन सिंह मेरा बेटा था, उसकी हत्या जनरल कमर चीमा बाजवा ने करी? रोज के रोज कमर चीमा बाजवा हरीश रावत का जो पंजाबी भाई है वो हत्याएं कराता है मेरे जवानों की। मेरे जवान शहीद होते हैं उनके कारण से, तब तो अक्षर निकलता है। यहाँ की जनता खूब जानती है कि कौन देश हित में काम कर रहा है और कौन देशद्रोह में काम कर रहा है। एक बात तो एक और यही नहीं यहाँ खत्म मेरी बात, ये उनकी एक स्टेटेड पॉलिसी है कांग्रेस की, जिसको सिर्फ अलग अलग ढंग से गाया जाता है। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू कहता है इमरान खान मेरा यार दिलदार है, ये कहते हैं कमर चीमा बाजवा हमारा पंजाबी बड़ा है। ये जो राहुल गांधी के यहाँ बोलते हैं वो इमरान खान यूएन में कोट करता है। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद जाकर वहाँ पर घुटने टेकते हैं और कहते हैं कि हमें मोदी जी को उठाने में हमारी मदद करो। तो ये इनके स्टेटेड पॉलिसी है। लोग इसका जवाब मांग रहे हैं, लोग विपिन सिंह का, अरे लोग भी मांगेंगे जवाब इनसे। पार्टी कुछ नेताओं से नहीं होता, लोग जवाब मांगेंगे कि जो शहीद विपिन सिंह हुआ उसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर जाकर ठहरेगी। वो हरीश रावत जी जिम्मेवारी लेंगे या हरीश रावत जी बोलेंगे अपने पंजाबी भाई को भी ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ की जनता खूब समझदार है। नेताओं में जो नाराजगी चुनाव की दृष्टि से, चुनाव की तैयारी की दृष्टि से कार्यकर्ताओं से मेरी आज पहली बैठक थी यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ। हमको चुनाव की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें करनी वाली उनसे मैंने कुछ चीज़ें बिंदु शेयर किए, और नीचे क्या फीडबैक हो थोड़ा उनसे फीडबैक लिया है। ये पहली बैठक नहीं है और ये आखिरी बैठक नहीं है, लगातार चलेंगी बैठ के और लगातार आना होगा। और हल्द्वानी सीट हमने जीतनी है सुनिश्चित, उसकी तैयारी के लिए हम आए हैं। और जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं का उत्साह है उससे बड़ा स्पष्ट दिखता है कि हम इस बार हल्द्वानी जीतेंगे। जनता के बीच जाकर किन किन मुद्दों को कहने के लिए कार्यकर्ताओं को ये अभी आप थोड़े दिन रुक जाइए, कार्यकर्ता क्या क्या मुद्दे लेकर जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि आज देश में सिर्फ एक ऐसी सरकार है जहाँ पे आयुष्मान भारत हर व्यक्ति के लिए है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में अब तक आयुष्मान भारत नहीं है। आज भी किसी गरीब आदमी को इलाज कराना हो तो महंगे अस्पताल में जाकर खर्चा करना पड़ता है। ये ऐसी सरकार है जहाँ पे ये लागू कर दिया गया है। इस प्रकार के कई और मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे नीचे। लेकिन विपक्ष सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा बता, क्या स्थिति देख रहे हैं? अरे हम चुनाव जीत रहे हैं भैया, तो मैं उन लोगों में से नहीं जो कोई नंबर देता हूँ। मैं चुनाव जीत रहा हूँ, हल्द्वानी जीत रहा हूँ, ये मैं कह कर जा रहा हूँ। आगे का मुझे जब मैं जैसे जैसे बाकी सीटें कवर करूँगा बताऊँगा, परंतु हल्द्वानी सुनिश्चित जीत रही है, आपको आज बता कर जा रहा हूँ। सब्जी की कीमतों में उछाल के बाद सब्जी मंडी में ग्राहक अब कम ही नजर आ रहे हैं। आढ़ती बताते हैं कि मंडी भाव में ही इतना उछाल आ गया है कि थोक में खरीदने की भी गुंजाइश नहीं बची। वहीं दुकानदारों के मुताबिक पीछे से माल कम ही आ रहा है, जो भी थोड़ी गुंजाइश बची है वो शादी के सीजन ने पूरी कर दी है। के कारण महंगी है, वैसे गोभी है, टमाटर है, ये चीज़ें महंगी है, बाकी तो सब सही है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है किसी में। कब तक उम्मीद? एक आध महीना लगेगा कम से कम। बजट कम है, सब्जियां पैदावार कम है, तो इसलिए महंगाई है। जब ज़्यादा हो जाएगी तो अपने आप से मद्दा हो जाएगा।
डिमांड है इसमें ज़्यादा? डिमांड कहाँ डिमांड है, पहाड़ में डिमांड होता तो और ज़्यादा महंगी होती हैं सब्जियाँ। शादियाँ भी तो हैं। शादियाँ अभी कहाँ, अब होंगी शादियाँ। अब ये ख़त्म हुए हैं, अभी अपना नौ दुर्गे ख़त्म हुए, इस चक्कर में अब शादियाँ होंगी तब महंगाई होगी और ज़्यादा। जब सब्जियाँ ज़्यादा हो जाएगी तो अपने आप से सामान आ जाएगा रेट, ये है, बाकी तो सही है। देखिए सब्जियों की हालत के बारे में अगर कहा जाए तो सब्जियां सभी जो है तेज़ी की ओर हैं, इनमें महंगाई की ओर है। प्याज जो है 50 रुपये थोक मूल्य पे मंडी में बिक रहा है, गोभी 50 से 60 रुपये और टमाटर 40 से 50 रुपया, बीन 70 से 80 रुपये और इस प्रकार जो है लगभग सभी सब्जियां महंगी हैं। और अब जल्दी ही अगले महीने से मैदानी क्षेत्र की जो सप्लाई है सब्जियों की वो सामान्य हो जाएगी, जिसके तभी जो है मूल्य जो है नियंत्रण में आ पाएंगे। लालकुआ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भरत सिंह नेगी ने ठोकी दावेदारी। देखिए एबीपीएल न्यूज संवाददाता शैलेंद्र की भरत सिंह नेगी से खास बातचीत। उत्तराखंड में आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी अपनी दावेदारी जो है जनता के समक्ष रख रहे हैं। ऐसे ही एक दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पद पे इस समय पर यहाँ पर अपनी सेवाएं पार्टी को दे रहे हैं। भरत नेगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इन्होंने नैनीताल दुग्ध संघ में बतौर अध्यक्ष पद पर भी अपना कार्यकाल जो संभाला था। हमारे साथ बात करने के लिए भरत नेगी जी मौजूद हैं। नेगी जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी से लालकुआ विधानसभा सीट से आप दावेदारी कर रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि तमाम मुद्दे हैं, तमाम विकास कार्यों की बात कही जाती है, किस प्रकार से देखते हैं? कितना समय आपको पार्टी में हो गया है और लंबे समय से आप पार्टी की सेवाएं देते आ रहे हैं, तो 2022 को लेकर के किस प्रकार की तैयारियां हैं? क्योंकि मैं विगत 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और मैंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए विभिन्न पदों पर काम किया। जैसे मैं किसान मोर्चे का जिला का अध्यक्ष भी रहा हूँ और पार्टी में रहते हुए मैं लालकुआ दुग्ध संघ का चेयरमैन का कार्यभार मैंने देखा है और संभाला है। इस वर्तमान में जिले का उपाध्यक्ष हूँ और चूँकि बड़े लंबे समय से पार्टी से जुड़ा हूँ इसलिए मैं अपनी दावेदारी कर रहा हूँ। दावेदार हमारे बहुत हैं और पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसको भी, चूँकि मेरी दावेदारी है और जिसको भी अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी बड़ी तन्मयता से उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। चूँकि मैं ये बहुत बड़ा क्षेत्र बिंदु खत्ता है, बिंदु खत्ता से लगभग 36,000 जो वोटर हैं वो बिंदु खत्ते से हैं और लगता हुआ क्षेत्र हमारा लालकुआ है। लालकुआ में भी 18-20 हज़ार वोटर लालकुआ में, जो कि पूरे विधानसभा का आधा वोटरों वाला ये क्षेत्र है, इसलिए मैंने भी दावेदारी कर रखी है। नेगी जी, एक सवाल और आता है कि आसपास में तमाम जो है विधानसभा जो है काफ़ी विस्तृत विधानसभा है, तो अन्य विधानसभा से भी आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, किस प्रकार से देखते हैं कि क्या मांग करते हैं? क्योंकि कई लोगों से हमारी भी बात हुई तो स्थानीय चेहरा मांगते हैं लोग कि स्थानीय चेहरा होता, तो क्योंकि स्थानीय मुद्दों को भी भली बात समझता है और स्थानीय जो मामले हैं उनको जो तत्परता से उसका निस्तारण भी करने की सोचता है। तो किस प्रकार से देखते हैं कि अन्य विधानसभा वाले भी आ रहे हैं, तो इस प्रकार से दावेदारी है, कितना कठिन मानते हैं? कठिन नहीं, एक ये विषय कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक बृहद एक बट वृक्ष है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। हाँ, विषय ये है कि कुछ लोग कह रहे होंगे कि कोई अंदर का बाहर है, वो जनमत संग्रह अगर जब होगा तो जनता के बीच से आवाज़ आएगी, बाकी कोई कहीं से भी लड़ सकता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े योग्य उम्मीदवार हैं, उनके बीच में एक मैंने भी अपनी दावेदारी कर रखी है और दावेदारी पार्टी अगर मुझे टिकट देगी, इस लायक समझेगी और टिकट देगी तो भारतीय जनता पार्टी का मैं एक उम्मीदवार के नाते मैं समझता हूँ कि मैं इस विधानसभा से जीत के दिखाऊंगा। चूँकि सारे कार्यकर्ताओं के बीच में मैंने हमेशा काम किया और निष्ठावान तरीके से पार्टी की सेवा की है। दावेदारी कर रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि लोगों के बीच में बैठक भी हुई होगी, वार्ता भी हुई होगी, चर्चाएं भी हुई होंगी, किस प्रकार से देखते हैं? किस प्रकार की समस्याएं, किस प्रकार के मुद्दे लालकुआ विधानसभा में निकल करके आ रहे हैं सामने, जिनको अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है, हाईकमान का आशीर्वाद मिलता है, तो उस प्रकार की जो समस्या है उनका निस्तारण करेंगे? बिंदु खत्ता लालकुआ जो विधानसभा है इसमें कई मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये 4.5 साल की सरकार रही है, कई विषयों पे हमने भी काम किया है। उसमें बहुत बड़ा मुद्दा विषय जो है कि बिंदु खत्ता राजस्व गाँव का है। ऐसी जो भूमि है जिनमें मालिकाना हक नहीं है, वो बागजाला है, गोलापार में 4-5 जगह में ऐसे मुद्दे हैं और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा है और पार्टी इसके लिए जो ये हमारा राजस्व गाँव का मुद्दा है इस पर पार्टी काम भी कर रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मुद्दा है। चूँकि बहुत बड़ा मुद्दा है
ये विषय जो है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में अगर तालमेल बैठेगा तो ये मुद्दा हल होगा। और ये मुद्दा व्यक्तिगत यहाँ का नहीं है, अगर यहाँ का होता तो ये कब के हल हो गया हुआ। ये पूरे देश का एक विषय है और इस विषय को जो है कि केंद्र सरकार सोचेगी, इस विषय में मंथन करेगी। क्योंकि पहले भी एक बार ये विषय आया था कि पूरे देश में जितने भी ऐसे जो ऐसे मुद्दे ऐसे विषय हैं जो राजस्वगाओं के नहीं हैं, जो फॉरेस्ट लैंड में बसे हुए लोग हैं, इनके लिए एक कमेटी गठित की थी और वो माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी उसके अध्यक्ष थे। और उस समय विषय ये आया था कि ये मुद्दे को जो है कि इन मुद्दों को उन्हें 70 साल जिनको भूमि जिनको वहाँ रहते हुए हो गए उस जगह पे, तो उनको मालिकाना हक दिया जाए। लेकिन ये विषय ये उसके अंतर्गत नहीं आता। तो चूंकि पार्टी ने इस पर पुनर्विचार किया है, आगे के लिए इस विषय को ले जाएगी और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को हल करेगी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भरत नेगी जी, जिन्होंने लालकुआं विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दावेदारी ठोकी है और तमाम स्थानीय मुद्दे हैं, तमाम ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनताओं से चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। फिलहाल उनका कहना है कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो पूरी तत्परता के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा आला कमान का निर्देश जैसा होगा वैसा सभी को सम्मान्य होगा। शैलेंद्र कुमार सिंह, ABPL न्यूज़, लालकुआं। सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे सचिव क्रैमिक अरविंद सिंह ने आयुक्त कार्यालय सूकाताल झील सौंदर्यकरण व कचहरी पार्किंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सूकाताल झील सौंदर्यकरण कार्य में गति लाने के साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए। साथ ही कचहरी पार्किंग स्थान पर आवासों में रह रहे कर्मचारियों को 10 नवंबर तक अनिवार्य रूप से आवास खाली करने के नोटिस भी जारी किए। अच्छा शेप देने के लिए और उसका पुनर्जीवन कैसे हो इसकी परिकल्पना की थी, तो उसको ही मैं भी मॉनिटर करूंगा। अभी मीटिंग रखी है मैंने, वो साइट विजिट भी कर रहा हूँ। तो वो नैनीताल के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लोगों ने दशकों से जिसकी परिकल्पना की थी, लेकिन अब 2-1 साल के अंदर वो एक अच्छे एक सत्य के रूप में सामने आए की कोशिश चल रही है। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़।